ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सर। कैन वी स्टार्ट AS16 का रिवीजन सर? AS16 रिवीजन सर, एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर, वी कैन स्टार्ट। चलो सर, अपने अपने नोट्स हम रेडी रखेंगे। ठीक है सर, तो हमारा AS16 के नोट्स है सर, उसको हम रेडी रखेंगे। हाँ सर, रेडी रखेंगे ताकि हम साथ साथ रिवीजन कर पाए सर। ठीक है ना सर, वी कैन डू रिवीजन टुगेदर टुगेदर। ठीक है ना, ठीक है, करें, ओके। ठीक है कि ये हो गया, एक यहाँ हो गया, नोट्स वगैरह है सर हम लोग के पास, है सर। ठीक है, चलो आगे इस पर गुड टू गो। मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट जस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर, लेट्स स्टार्ट। अभी सर एक व्हाट मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा भी रहता है कि सर हम नोट्स तो हम बनाएंगे ही सर, नोट्स तो हमें बनाने ही है, रिवीजन भी हम बनाएंगे, बट सर हमें खुद भी तो थोड़ा रिवीजन का वो आना चाहिए सर, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। तो मैंने आज सोचा, आज एक पहला एक वो करते हैं सर, एक्सपेरिमेंट टाइप्स, कि सर आप जो रिवीजन नोट्स बनाते हो, आप किस एंगल से, किस सोच से, कैसे बनाते हो सर, हम अगर उस प्रोसेस को भी साथ साथ अगर देख पाए तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी रहता है कि ठीक है सर, हाउ शुड बी प्रिपेयर रिवीजन नोट्स एंड हाउ व्हाट शुड बी द क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस ऑफ बिहाइंड द रिवीजन। ठीक है, जैसे आज हमने समरी करके देखा ना AS15 को, तो उस हिसाब से सर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि सर कैसे रिवीजन नोट्स हमें बनाने चाहिए। तो आज वाला थोड़ा सा वैसे है कि हम उस हिसाब से सोचेंगे कि सर हाउ रिवीजन शुड नोट शुड बी प्रिपेयर्ड एज वेल। ठीक है, तो हमारा टारगेट है सर 11:30, 12:30, 1 बजे तक सर हम रिवीजन इसका कंप्लीट कर पाए। ठीक है, टारगेट टफ है सर, बट हम कर लेंगे सर। ठीक है ना, लेट्स सर, लेट्स स्टार्ट। तो सर आज हम बात क्या कर रहे हैं, मेरा ये पेंसिल थोड़ा धोखा ना दे बस, बिकॉज इसने थोड़ी थोड़ी चीज़ों में परेशान करना शुरू किया है। लेट्स सी, चलो बोरिंग कॉस्ट सर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखा तो बोरिंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो बात करता है कि हमारी जो भी इसके पहले हमारी स्टैंडर्ड्स थी, तो हमने सर पहले क्लास में शुरू किया था सर, हमने पास्ट रेफरेंसेस देखे थे इसके, कि सर पास्ट रेफरेंसेस हमने कहाँ कहाँ देखा है इसको। हमने सर AS02 में देखा है, जहां वो बोलता था कि सर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। हमने बोला था इंटरेस्ट को सर कैपिटल नहीं करते सर अनलेस सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम होता था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखा था वाइन, कि सर AS02 बोलता था कि नहीं करना, अगर सब्सटैंशियल पीरियड लगता है तब तो करो वरना मत करो। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा का इश्यू होगा। ठीक है, दूसरा सर हमने AS10 में देखा सर, AS10 में इसका रेफरेंस देखा सर, जहां बोलता था कि सर कंस्ट्रक्शन जब होता है एसेट का, तब सर अगर इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट के लिए AS16 रेफर करो। तो सब ये बोला सर, है ना। और एक वर्ड सर वहां पे यूज करता था सर, जिसका बोलता था क्वालिफाइंग एसेट करके कुछ यूज होता था सर, जो हमें पता नहीं था सर क्या इसका मीनिंग है। तीसरा सर जगह हमने देखा था AS26 में, जो सर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स थे, वहां भी सर उसने बोला कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हमें इंटरनली जनरेट करते हैं, वहां पर अगर हमने लोन लिया है तो उसका बोरिंग कॉस्ट के लिए AS16 रेफर करो।
तो हमें ये समझ आ गया था सर कि AS16 जो है, AS16 जो है वो बात किसकी करता है सर। अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव देखूं, इसका ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है सर, कि जो भी मेरा इंटरेस्ट और अदर बोरोइंग कॉस्ट है उसकी ट्रीटमेंट में बात करता है सर, उसकी RMPD में बात करता है सर। ठीक है, कि सर ऐसा कोई खर्चा जो मैं ले रहा हूं ये सर मुझे कैपिटलाइज करना है कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा से ये बात करेगा इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट ऑन लोन्स के लिए, ऑन लोन्स। तो हमने ये भी देखा सर कि जब ये लोन्स की बात करता है तो सर अगर मैं इक्विटी सेट्स पे लेके आऊं इसको, तो इक्विटी सेट्स पे जो बात करेगा नहीं करेगा सर, बिकॉज सर इक्विटी सेट्स में ना लोन नहीं होता। क्या प्रेफरेंस सेट्स पे बात करेगा सर? प्रेफरेंस सेट्स पे सर बात नहीं करेगा, अनलेस कि वो लायबिलिटी हो, अनलेस ट्रीटेड एज लायबिलिटी। अगर मैं लायबिलिटी ट्रीट करूंगा प्रेफरेंस सेट्स को, तब तो सर मेरे पे बात करेगा कि सर इस पे बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, वरना बात नहीं करेगा। सिमिलरली सर अगर मैं लोन्स पे ही बात करूं सिर्फ, तो सर मेरा लोन्स पे जो होगा वो बात करेगा। ठीक है, लोन्स पे सर इसका बोरिंग कॉस्ट पे बात पूरा पूरा करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बोरिंग कॉस्ट ऑन इक्विटी या प्रेफरेंसेस पे नहीं करता है, हमें सिर्फ लोन्स के ऊपर ही बात करता है। ठीक है, दूसरा सर हमने एक चीज देखा सर, बोरिंग कॉस्ट जब हम बोल रहे थे अदर बोरिंग कॉस्ट भी आ रहा है, तो सर ये क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर उसमें देखा सर कि बोरिंग कॉस्ट में और क्या क्या चीज आती है। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में सर बोरिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजों को बोरिंग कॉस्ट बोला गया है इस स्टैंडर्ड में। तो सर हमने बोला कि बोरिंग कॉस्ट सर 4 तरीके की चीजों को बोरिंग कॉस्ट बोला हुआ है इसमें। क्या क्या है सर वो? एक है सर कमिटमेंट चार्जेस, एक तो सर इंटरेस्ट तो है ही सर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो है ही सर, एंड अदर कॉस्ट लाइक कमिटमेंट चार्जेस। सर कमिटमेंट चार्जेस क्या सर? हमने जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट किया सर उनसे टू पे, ठीक है ना, हम फिक्स्ड पेमेंट करेंगे सर, वो सर हमने कमिटमेंट कर दिया, उसको भी सर हम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं। दूसरा हमने क्या पार्ट माना? प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन बोरोइंग, कि सर हमने अगर सस्ते में या महंगे में लोन लिया है तो जो प्रीमियम और डिस्काउंट का पार्ट है सर, वो चीज भी सर मेरे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट रहेगा। करेक्ट। सी सर हमने क्या माना? AS19 का फाइनेंस चार्जेस, सर AS19 का जो फाइनेंस चार्जेस है सर, वो भी सर मेरे बोरिंग कॉस्ट का पार्ट रहेगा। फाइनेंस एक्सपेंस पता ना, अंडर हमें अब तो पढ़ लिया सर, फाइनेंस लीज जो होता है, फाइनेंस लीज के अंदर जो सर एक्सपेंस मानते हैं फाइनेंस एक्सपेंस, वो सर मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा तो याद है ना फाइनेंस एक्सपेंस सर, जो हम लोन लेते थे, मतलब हम लोन हमें जो ऑब्लिगेशन आता था, लीज ऑब्लिगेशन आता था ऑन लीज, अब तो मैं लिख सकता हूँ, तब तो मैं नहीं लिख सकता था सर, बट अब मैं लिख सकता हूँ बिकॉज हमें AS19 हमें थोड़ा थोड़ा पता है। और सर इसके अलावा सर एक एंसिलरी कॉस्ट कुछ भी अगर आ रहा है तो सर ये भी मेरा उसका पार्ट रहता है, बोरिंग्स कॉस्ट का पार्ट आता है, एंसिलरी कॉस्ट। ठीक है, सर एंसिलरी कॉस्ट भी है सर, ये भी मेरा बोरिंग्स का पार्ट रहता है, जैसे सर एग्जांपल लोन प्रोसेसिंग फीस। इसके अब अलावा सर सबसे मेजर जो मेरा था वो था सर एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, और एक्सचेंज डिफरेंस मतलब सर कि जो गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, क्या पता डॉलर का दाम कम हो गया बढ़ गया, ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। अगर मैंने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग्स ले लिया तो उसके वजह से सर जो गेन या लॉस आएगा उसकी बात करेंगे। इसमें सर हमें यह पता है कि सर जो गेन आता है, जो गेन आता है सर, इन केस ऑफ गेन, इन केस ऑफ एक्सचेंज गेन, कुछ भी अगर गेन आया सर तो ये डायरेक्टली क्रेडिटेड टू P&L, इसमें से दिमाग नहीं लगाना है।
डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल होगा सर। जो भी हमारा गेन आएगा, सपोज हमने जब लोन लिया तब 100 रुपए डॉलर चल रहा था कि मैं 100 रुपए में $1 मिल रहा था, अब सर 90 रुपए में $1 मिल जाएगा। मतलब अब मुझे 100 एक अगर मुझे 100 करोड़ का $1 करोड़ का लोन पे करना है तो पहले मुझे 100 करोड़ देना पड़ता, बट $1 करोड़ का लोन अब मैं 90 करोड़ ही दे सकता हूं। तो मुझे सर जो फायदा हुआ है सर वो तो पीएनएल में जाएगा। बात करते सर वो जो अक्सर होता है, अक्सर क्या होता है सर, एक्सचेंज लॉस होता है सर। ठीक है, एक्सचेंज लॉस होता है। क्या इसमें कोई मेरे को बता सकता है कि सर इसमें क्या था सर, लोअर ऑफ क्या चीज था, क्या हमें याद आ रहा है लोअर ऑफ ए बी में से क्या चीज था एग्जैक्ट, क्या कोई बता सकता है मेरे को? लोअर ऑफ सर एक्चुअल एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, एक तो ये था, करेक्ट है, एक जन ने बोला है कि सर लोअर एक्सचेंज डिफरेंस था सर। दूसरा क्या था, और दूसरा क्या था सर, दूसरा था सर सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट ड्यू टू फॉरेन बोरोइंग। कि सर हमने फॉरेन में बोरोइंग करके जो पैसा कमाया या पैसा बचाया वो सर मेरा सेविंग्स। सर सेविंग्स का मतलब सर क्या लिखते हैं इसमें, सेविंग्स का मतलब सर ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट इन लोकल बोरोइंग वर्सेस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन बोरिंग। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में सर तो मैंने अगर पैसा बचाया, इंटरेस्ट का पैसा जो बचाया सर, उतना सर मैं अपने एक्सचेंज लॉस, मतलब उसको भी सर मैं उतना तो एक्सचेंज लॉस है सर, वो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस या वो मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, एंसिलरी कॉस्ट, वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा सर इसमें छोटा सा स्टोरी लिखेंगे सर, इसमें कहानी, बिकॉज सर इसमें कहानी के बिना मजा नहीं आएगा सर। इसमें कहानी थी सर ये टीसीएस के सीएफओ की, जिसको बैंगलोर में सर, बैंगलोर में बनाना था डेटा सेंटर, जिसमें उसको चाहिए था 500 करोड़। ठीक है, तो उसके पास सर ऑप्शन 1 था और चाहिए था उसको 5 ईयर्स के लिए, और एक ऑप्शन 2 था सर। ऑप्शन 1 क्या था सर, एसबीआई से ले लेता सर 500 करोड़ एट 11% पर एनम, और ऑप्शन 2 था सर बीएनवाई से, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से ले लेता सर यूएसडी 5 करोड़ एट, कितना में किया था हमने, 5% पर एनम में। ठीक है, 5 करोड़ यूएसडी। इसमें सर आईएनआर क्या चल रहा था तब, तब INR 100 इज इक्वल्स टू 1 यूएसडी। ठीक है ना, ये चल रहा था सर। ठीक है, ये चल रहा था। अब सर ये हो गया, हमें सर ये भी तो देखना है, बीएनवाई ये चल रहा था और ये चल रहा, इसमें सर हमें, अगर मैं ये लेता, इसमें सर क्या हो रहा है, सेविंग्स कितना हो रहा है सर, हमारी सेविंग्स हो रही है सर 6% पर एनम, ब्याज की सेविंग्स हो रही है सर 6% पर एनम। तो उसमें सर ऑब्वियसली सीएफओ ऑप्शन 2 के साथ गया, ऑप्शन 2 में गया था तो उसको ईयरली इंटरेस्ट कितना देना पड़ा सर, ईयरली इंटरेस्ट कितना देना पड़ा सर, ईयरली इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ा उसको 5 करोड़। उसने क्या बोला सर, 500 करोड़ था, 5% था, और 1/12 था सर, तो 1/12 नहीं, वन एक सारी था तो कुछ नहीं था इसमें का, 5% था सर। तो सर उस पे सर उसने बोला 25 करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, 25 करोड़ देना पड़ेगा। बट काम क्यों नहीं कर रहा, स्क्रीन फ्रीज क्यों हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गया, आवाज आ रही है, वाह, ये क्या काम कर रहा है, हाँ ये काम कर रहा है, मैं ही फ्रीज हो गया हूँ। 1 मिनट देना जरा मेरे को, मैं खुद को अनफ्रीज कर देता हूँ। चलो 1 मिनट रुको, कुछ तो प्रॉब्लम है, 1 मिनट देना।
ओके, अभी भी आ तो नहीं रहा है। एक मिनट। उफ, सब कुछ ठीक है, कैमरा का दिक्कत आ रहा है। अच्छा, आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। ये भगवान की कृपा हो गई, आ गया भाई। चलो, मैं तो डर गया था। तो सर 25 करोड़ से वो लेके गया उसको देने के लिए, तो उसने बोला सर आई नीड डॉलर्स, आई नीड डॉलर्स। ये क्या लेकर आ गए हो गांधी जी, नहीं समझ आ रहा मेरे को। सर तब तक हो गया था सर INR 110 इज इक्वल्स टू 1 USD हो गया था सर, जब हम ट्रांसफर कराने गए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, मुझे उसको कितने देने हैं, मुझे उसको 5 USD 5 CR का 5% देना है। उसका मतलब सर मेरे को 0.5 CR देना है, करेक्ट। बट मेरे को सर INR में कितना देना पड़ेगा सर, INR में मुझे देना पड़ेगा सर 0.5 इंटू 110। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, हमें कितना देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, 2 होगा, 5 का 5%, 0.25 हुआ। अभी ठीक है ना, स्क्रीन ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन ठीक आ रहा है, प्लीज कंफर्म स्क्रीन ठीक आ रहा है। ठीक है तुम्हारे, ठीक है 0.25 CR। हे भगवान, स्क्रीन सही आ रहा है ना। हाँ भाई बता दो, ऐसे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो फालतू में सर परेशान हो जाएंगे। 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है ना, 1 मिनट होल्ड करना बस, 1 मिनट होल्ड करना। यस, तो सर 0.1 इंटू 110 सर मुझे देना पड़ेगा 27.5 CR। अगर सर यही काम यहाँ पर हो रहा होता, यही काम यहाँ पर हो रहा होता सर, तो मैं सर यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कितना करता सर, इंटरेस्ट पेमेंट ना तो कन्वर्ट का चक्कर होता सर, और ना कोई और चक्कर होता सर, सीधा इंटरेस्ट पेमेंट में कर देता यहाँ पर 500 करोड़। यहाँ सर होता मेरा 500 करोड़ इंटू 11%, विच इज 55 करोड़। तो यहाँ पे सर सेविंग्स तो दिख रहा है सर, सेविंग्स तो यहाँ पे दिखा सर, सेविंग्स तो हुआ सर कितना, 55 माइनस सेविंग्स 27.5 CR हुआ, ठीक है ना, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। अब सर जो ये आ रहा है और ये आ रहा है सर 27.5 CR, इसमें तो सर CFO बोला कि सर मैंने सेविंग्स किया, पतली गली से निकल रहा था सर, बट सर तो प्रिंसिपल का डिफरेंस आया, तो सर प्रिंसिपल का डिफरेंस आया, प्रिंसिपल लोन का सर अमाउंट यहाँ कितना बन गया सर, यहाँ सर USD 5 CR बन गया 110 के हिसाब से 550 CR, 550 CR बन गया सर, जबकि यहाँ पर सर प्रिंसिपल लोन
मेरा रहा 500 करोड़ ही रहा सर, INR 500 करोड़ ही रहा सर। तो भाई ये क्या हुआ, ये तो सर इसने लॉस करा दिया सर, लॉस 50 करोड़ का। ठीक है, तो हम बोलते सर जो ये 50 करोड़ का लॉस आया ना, ये तो 50 करोड़ का लॉस आया ना एक्सचेंज डिफरेंस, इसमें से अप टू द सेविंग्स अमाउंट, अप टू द सेविंग्स अमाउंट दैट इज 27.5 CR, ये सर मैं एक्सचेंज डिफरेंस के नाम पे, ये एक्सचेंज डिफरेंस, ये बोरोइंग कॉस्ट मान लूंगा सर मैं। ठीक है सर, ये तो बोरोइंग कॉस्ट है, बट बैलेंस अमाउंट सर जो मेरा 50 माइनस 27.5 CR है, माइनस 50 सर, इसको सर 22.5, मैं सर इसको मानूंगा नहीं कि बोरिंग कॉस्ट है, ये मेरा डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा सर, पीएनएल में डेबिट होगा। इसी पे सर हमने एक क्वेश्चन किया था जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टडी मैट का सर एक क्वेश्चन था, पेज नंबर 5.116 था, एग्जाम्पल था सर। ठीक है, क्वेश्चंस को तो हम ऐसे करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें बोरोइंग कॉस्ट समझ लिया था सर क्या क्या होते हैं बोरोइंग कॉस्ट टोटल में। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट तक यहाँ दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ तक सर याद आ रहा है, क्लियर हो रहा है, 22.5 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक सही आ रहा है। अब सर इसके बाद हमारी आई थी रिकग्निशन की बारी। सर रिकग्निशन क्या होता है, रिकग्निशन हमें कैसे करना है, किस टाइप के बोरोइंग कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो सर हमने बोरोइंग कॉस्ट जब देखा था, दूसरा टॉपिक शुरू किया था सर, यहाँ पर सर टॉपिक 4.4 हुआ था। ठीक है, तो इसमें सर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कब कब होता है, इसकी सर बात हुई, कैपिटलाइजेशन कब कब होगा। तो इसमें हमने दो चीजें देखी थी सर, दो चीजें देखी थी सर। अगर मेरा बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है, एक तो डेफिनेशन में आना चाहिए सर, और दूसरा सर वो डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या क्या चीज हो सकती है। याद से सर मैंने इन्वेंट्री, सपोज मैंने इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, या तो सर इसमें है, या तो सर एक्विजिशन, कोई भी एसेट सपोज मैं एक्वायर कर रहा हूं, क्या इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट सर एक्वायर कर रहा हूं, मतलब जनरेट कर रहा हूं, और या तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है डायरेक्टली, प्लस उसके बाद एक प्लस आएगा सर, उसके बाद एक प्लस आएगा, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए सर, उसमें कोई दो राय है नहीं। प्लस क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए वो क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अब हमने जैसे क्वालिफाइंग एसेट बोला, तो एक क्वेश्चन आया मन में सर कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने बोला सर एसेट्स विच टेक substantial period of time to get क्या सर, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज होने के लिए सर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो उसको बोलता हूँ सर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सर एक और चीज आ गया सर, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा सर, तो हमने बोला था सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, डिंग 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 डिंग, ये सर कहीं पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, बट जनरली 12 मंथ्स, पता नहीं सर वैसे तो, बट जनरली 12 महीने को सर बोल दिया जाता है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्वालिफाइंग एसेट होता है सर। ठीक है, तो अगर क्वालिफाइंग एसेट है तब तो सर ये कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाए। ठीक है, इफ नॉट क्वालिफाइंग एसेट, क्यू ए लिख देता हूं यहां पर मैं, क्यू ए लिख देता हूं, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सर, देन बोरोइंग कॉस्ट किस में जाएगा बताओ, तो क्या होगा बोरोइंग कॉस्ट का ये बताओ,
व्हाट विल हैपन टू बोरिंग कॉस्ट? अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इफ नॉट क्यूएनए, तो क्या होगा? अगर नॉट क्यूएनए है सर, तब सर डायरेक्ट डेबिट टू पीएनएल, डेबिटेड टू पीएनएल, डेबिटेड टू पीएनएल। ठीक है, इस पे सर एग्जाम ट्रिक, एग्जाम ट्रिक्स है, तो भैया का टिप्स है सर, यहाँ पर एक भैया टिप्स। सर भैया टिप्स इसमें ये है कि सर इन एग्जाम क्वेश्चन आपको पता है क्या बोला जाएगा? दे विल से दैट borrowing cost is directly attributable to purchase of मशीनरी। कोई मशीन ले रहे सर, उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है सर, मशीनरी परचेज कर रहे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो सर उस केस में हमें ये देखना है सर, सो डोंट, क्यों तो आप लोग एएस 10 पढ़ के आते हो, तो एएस 10 पढ़ के आते हो तो अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड कर दो, डोंट ऐड डायरेक्टली, just because it is attributable, add directly attributable सब, just because of that don't add। ठीक है, ask whether qualifying asset भी है कि नहीं, whether qualifying asset है भी या नहीं, ये भी तो पूछो। अरे कोई मेरे से ये भी तो पूछो क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं, तो क्वालिफाइंग एसेट अगर है तभी सर वो होगा, तभी कैपिटलाइज होगा सर। ठीक है, तो ये भैया की टिप्स है सर, क्योंकि सर यही सब एग्जाम में सर याद आती है, बिकॉज सर एएस 10 पढ़ा रहता है ना दिमाग में, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, तो सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज हम ना हो इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब सर ये हमारी हो गई सर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। अब सर एक दूसरा टॉपिक आता है, टॉपिक 4.5, जिसमें हम बात करते हैं सर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सर। इसमें सर हम बात करते हैं किसकी? बोरोइंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो है वो तो ठीक है, जो बोरोइंग कॉस्ट में स्पेसिफिक बोरोइंग ली उसका क्या होगा और जनरल बोरोइंग ली उसका क्या होगा, उसमें कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग, क्या दिमाग में आ रहा है? एक बार खुद पर रिवाइज करो, क्या याद आ रहा है सर? ठीक है सर, अगर हमने बोरोइंग ली है तो सर इसकी एक कहानी सर क्या थी सर? इसकी कहानी थी सर वेदांता लिमिटेड। अब वेदांता लिमिटेड एक कंपनी थी सर, वो कंपनी क्या थी सर? बहुत कर्जा था उसमें सर, डेप्ट हैवी थी सर, हैवी डेट कंपनी थी सर, करेक्ट। स्पेसिफिक एसेट के लिए बोरो किया, राइट। चलो कुछ कुछ याद आ रहा है ना, अच्छी बात है। तो सर बहुत लोन था सर, डेट हैवी था सर। सोर्सेस ऑफ फंड कहां कहां से लिए थे सर? थोड़ा सा मतलब कहानी दिमाग में आनी चाहिए तब, ठीक है। एसबीआई से उठा रखा था सर, आईसीआईसीआई से उठा रखा था सर, है ना, और एचडीएफसी से उठा रखा था सर, सबसे जहां जहां से पैसा मिला उठाते रहो। यहाँ पे सर 100 करोड़ उठा लिया, यहाँ सर 80 करोड़, 120 करोड़ उठा लिया, 120 करोड़ उठा लिया, ये सर 9% में मिला, इससे उठा लिया, 11% में मिला, इससे उठा लिया, 120 करोड़ 10% में मिला, उससे उठा लिया। ठीक है, और सर हमने एक और देखा था इसमें सर, उसको सर बनाना था उदयपुर का ऑफिस, याद है सर? उदयपुर का ऑफिस याद है? एक स्पेशल लोन लिया था सर, कोटक से लिया था सर। किसके लिए लिया था? उदयपुर का ऑफिस कंस्ट्रक्ट के लिए सर। क्या ऑफिस थी सर, याद है कि नहीं? फोटो, फोटो याद है कि नहीं? फोटो, फोटो दिखेगी क्या सर? अगर हमें फोटो दिख जाए सर उदयपुर के ऑफिस की, जो अभी नहीं दिख रही, बाद में देख लेंगे सर। ठीक है,
तो सर उदयपुर की ऑफिस की कोटक से 50 करोड़ का लोन लिया 12% में सर, 50 करोड़ का लोन लिया एट द रेट 12%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो इतना उसने लोन ले रखा है, जो इतना उसके लिए लोन ले रखा है, ये वाले लोन्स, जो ये लोन ले रखा है, ये तो जनरल बोरिंग्स है सर। और ये जो लोन है सर, ये जो लोन है, ये सर स्पेसिफिक बोरिंग है। अरे बाप रे, एक मिनट। बट स्पेसिफिक यूज, हाँ कोटक बैंक से सर, अरे वाह हमें एग्जाम्पल भी याद है सर, कोटक बैंक से लिया और स्पेसिफिक यूज के लिए लिया सर। इस पे सर वो क्या करता है सर, जो जनरल बोरिंग है सर, उसको उसने यूज कर रखा है एक जगह सर, ऑयल एंड गैस फील्ड में यूज कर रखा है सर। एक ऑयल एंड गैस का कोई एसेट बना रहा है सर, ऑयल एंड गैस मशीन बना रहा है कुछ, ऑयल एंड गैस का कोई एक मशीन बना रहा है सर, इसमें उसने यूज कर लिया सपोज 70 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ यूज कर लिया सर। और दूसरा मशीन बना रहा था प्रोजेक्ट, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा सर, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा है। ठीक है ना, मतलब उसी पूल में से, उस पूल में से, ये क्या सर जनरल बोरिंग पूल है सर, ये पूल है सर। और ये सर स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक यूज, इसका स्पेसिफिक यूज है सर, करेक्ट स्पेसिफिक यूज है सर। तो सर उसने क्या किया, यहां सर 70 करोड़ लगा दिए सर, 1/4x1, 1/4/2021 में सर। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगा दिए सर कम से कम 90 करोड़, 1/4/21 को लगा दिया सर। और तीसरा बनाया सर उसने क्या, प्रोजेक्ट भी सर एक और कुछ बनाया, कुछ सोलर प्लांट बना दिया सर कुछ सपोज। ठीक है, कितना था इसका पैसा, तो बहुत पड़ा हुआ है, तो 40 करोड़ यहाँ लगा दिया सर। ठीक है, ये सपोज लगाया सर उसने 1/10/21 को। ठीक है, अब जो इसमें ऑफिस बन रहा था, इसका तो उदयपुर ऑफिस बन रहा था, तो सर उदयपुर ऑफिस जब बन रहा था, तो इसमें तो सर एक साथ तो पैसा लगा नहीं सर, बन रहा था। तो सर अप्रैल 21 में लगाया सर इसने कितना, 10 करोड़, 10 करोड़। जून में लगाया सर कितना इसने, 15 करोड़, जून 21 में सर 15 करोड़। और सर दिसंबर 21 में लगा दिया सर, बाकी बचा 20 करोड़ लगा दिया। ठीक है, अभी कुछ बचा 20, 30, 45 करोड़ लगा, ठीक है वो बात नहीं। और सर बाकी अमाउंट को क्या करेगा, मतलब मार्च में लगा दिया, मार्च में लगा दिया सपोज, यहाँ पर एक खत्म ही कर देता इसको, 5 करोड़ लगा दिया सर। ठीक है, 1 मार्च है, 1 दिसंबर है, 1 जून है, 1 अप्रैल है, टोटल 50 करोड़ लगा दिया सर। बट जब नहीं कुछ हो रहा था इसको सर, साथ में उसने जब 10 करोड़ लगाया था यहाँ पर, तब 10 करोड़ यहाँ पर लगाया था, तो 40 करोड़ को कहाँ रखा था, 40 करोड़ को सर एफडी कमा लिया। सर बिजनेसमैन है सर, पैसा को ऐसे नहीं रखेगा। जो मेरे एक्सेस फंड्स होते थे सर, एक्सेस फंड्स वेर इन्वेस्टेड इन एफडी, मैं सर एफडी में इन्वेस्ट कर दिया करता था, तो मुझे सर वहां से इंटरेस्ट इनकम आती थी सर, इंटरेस्ट इनकम आती थी, करेक्ट सर, मुझे इंटरेस्ट इनकम आती थी। अब सर, अब सर मुझे अगर देखना है, अब सर क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा सर, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा एज पर AS 10 compute the cost at which capitalization will take। तो सारे एसेट का सर मेरे को बोला गया कि तुम्हें को बताओ किस एसेट का कैसे कैपिटलाइज होगा सर। तो हमने क्या बोला सर, हमने बोला सर ऑयल एंड गैस मशीन है सर, एसेट नंबर 1, एसेट नंबर 1 है सर, वो सर ऑयल एंड गैस की मशीन है। तो ऑयल एंड गैस की जो मशीन है सर, इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लग रहा है वो तो लगेगा ही,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो तो सर AS10 के हिसाब से लगेगा ही, ये तो लगेगा ना, AS10 में पढ़ा हुआ है सर, जो भी लगा, जो भी लेबर मटेरियल जो भी लग रहा है सर वो सब लगेगा, प्लस सर बोरिंग कॉस्ट लगेगा सर इसमें, क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है सर ये, क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। सपोज एसेट नंबर 2 है सर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सर क्वालिफाइंग एसेट है, तो सर इसमें भी क्या कैपिटलाइज होगा, इसमें सर वही है जो भी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लग रहा होगा, प्लस कंस्ट्रक्शन लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें आए होंगे ना, बहुत सारी चीजें आई होंगी, पार्ट 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 कुछ कुछ आया होगा, तो उसमें आया होगा, प्लस बोरिंग कॉस्ट लगेगा सर, जो ये लग रहा है वो तो सर एज पर AS10 लग रहा है, और ये बोरिंग कॉस्ट लग रहा है एज पर AS16 लग रहा है, ये एज पर AS10 लग रहा है और ये एज पर AS16 लग रहा है, ठीक है ना। सपोज सर एसेट नंबर 3 भी ये था सर, एक सोलर प्लांट, सोलर प्लांट में क्या करना था सर, बस सोलर के पैनल्स लेके आने थे और उसको इंस्टॉल कर देना था, 2 महीने का काम था सर, एसेट नंबर 3 सर सोलर प्लांट, ठीक है ना। 2 मंथ्स में हो गया सर, 2 मंथ्स इंस्टॉलेशन, बस 2 महीना लगे सर इंस्टॉलेशन में, 2 मंथ्स लगा इंस्टॉलेशन में, तो सर क्वालिफाइंग एसेट तो नहीं हुआ सर ये सर नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो इसका सर क्या रहेगा सर, इसका अरे सर इसका क्या रहेगा, इसका कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी हुआ है ना, प्लस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हुआ होगा, जो भी लगा इंस्टॉलेशन पे खर्चा, वो तो लगेगा ही ना, वो तो AS10 बोलता है, प्लस जो बोरोइंग कॉस्ट होगा सर, क्या ऐसे बोरोइंग कॉस्ट लगेगा एज पर AS16, बताओ यस और नो, क्या बोरोइंग कॉस्ट लगेगा इसमें, क्या इसे बोरोइंग कॉस्ट लगेगा सर, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इंस्टॉलेशन में 2 महीना लगा है सर, इसमें हमने सोलर पैनल खरीदा, परचेज किया, उसका जो भी टैक्स वैक्स है वो सब किया, इसे बोरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा सर इसमें, बिकॉज सर नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो इसे बोरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। डन, डन सर। वैसे सर तो उदयपुर का ऑफिस है, उदयपुर का ऑफिस उसमें तो लगेगा सर ना, स्पेसिफिक एसेट, स्पेसिफिक एसेट है सर उदयपुर का ऑफिस, सर उदयपुर के ऑफिस में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लगेगा ही, है ना, मटेरियल, लेबर, प्लस ओवरहेड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ओवरहेड भी सर एक्चुअल नॉर्मल वो सब चीजें सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो सब तो लगेगा ही सर, उसमें क्या बात है, उसमें तो AS10 बोलता ही है, वो तो लगेगा ही। और क्या लगेगा सर, और बोरिंग कॉस्ट भी लगेगा सर, बोरिंग कॉस्ट और स्पेसिफिक लोन, जो स्पेसिफिक लोन लिया ना तो उसका बोरिंग कॉस्ट लगेगा, और सर इसमें पता है एक छोटा सा चीज क्या होगा, इसमें से एक छोटा सा चीज क्या होगा, ऑल्सो रिड्यूस इनकम, जो सर आपने अगर इनकम कमाया सर इसमें, वो इनकम रिड्यूस हो जाएगी सर बोरिंग कॉस्ट से, करेक्ट है ना सर, कि हमने जो लोन को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, क्योंकि स्पेसिफिक था, हमने कहीं इन्वेस्ट करा तो उसका इनकम को भी सर लेस करेंगे, ठीक है। अब सर हमारा ये जो था, समझ आ रहा है ना, यहां तक समझ आ रहा है, डन है, डन है, डन, डन है, ठीक है। अब दो चीजें सर हम नोट करेंगे सर, दो चीजें सर हमारे नोट्स के लिए सर, नोट्स के लिए सबसे पहला नोट सर, नोट नंबर 1, यस सर अभी तक डन है, समझ आ रहा है सर। नोट सबसे पहला नोट हमारा ये है कि सर जब इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग्स, इन केस ऑफ मल्टीपल लोन्स, इन केस ऑफ मल्टीपल लोन्स,
अगर हम मल्टीपल लोन्स करते हैं, है ना, मल्टीपल लोन्स, ठीक है, जैसे सर ये, जैसे ये था सर, मल्टीपल लोन्स, विच रेट टू यूज, हमारा कंफ्यूजन क्या था सर, विच रेट टू यूज, विच रेट टू यूज, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था कि कौन सा रेट यूज करे भाई, कौन सा रेट यूज करे, तो हमने बोला सर, इसका आंसर दिया सर, यूज वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, ठीक है, अगर मल्टीपल लोन्स होता है तो विच रेट टू यूज वेटेड एवरेज, कैसे निकलेगा सर, 100 × 9 प्लस 80 × 11 प्लस 120 × 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 80 प्लस 120, समझ गए, समझ गए, क्या होता सर ये 2980 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल्स टू 9.93% पर एनम, सर ये रेट लगा देंगे, ठीक है सर, ये रेट लगा देंगे, समझ आ रहा है ना। अब सर मेरा दूसरा डाउट है सर, एक दूसरा डाउट है सर कि सर अगर अगर हमारा स्टैगर्ड पेमेंट होता सर, इन केस ऑफ स्टैगर्ड यूटिलाइजेशन, नोट्स नंबर 2, इन केस ऑफ स्टैगर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, जैसे जस्ट लाइक इन केस ऑफ उदयपुर ऑफिस, इसमें क्या होगा सर, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, दिमाग में जोर डालो, जोर डालो दिमाग में, क्या कुछ याद आ रहा है सर, स्टैगर्ड अगर ऑफिस में पेमेंट, स्टैगर्ड लोन का यूटिलाइजेशन होता है सर, तो हम कैसे करते हैं सर इसको, बताओ, कि सर हमने अगर 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को 1 जून को 1 दिसंबर को और कुछ 1 मार्च को हमने किया, अगर अप्रैल जून दिसंबर मार्च, कितना कितना अमाउंट यूज किया सर हमने, हमने यूज किया सर 10 15 20 5, 10 करोड़ यूज किया, 15 करोड़ यूज किया, 20 करोड़ यूज किया, 5 करोड़ यूज किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यूज होगा, तो क्या बात सर, इफेक्टिव कैपिटल सर हम निकालते हैं सर, इफेक्टिव कैपिटल यूज करते हैं सर, सो कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल, सर इफेक्टिवली कितना यूज किया, इफेक्टिवली यूज्ड कैपिटल, सर इफेक्टिवली यूज मत ही बोलो, एग्जामिनर का जो पसंद है सर वही बोलो, इफेक्टिव कैपिटल क्या होगा सर, 10 करोड़ यूज हुआ 12 मंथ्स, करेक्ट, आउट ऑफ 12 मंथ्स, प्लस जून में सर 15 करोड़ यूज हुआ, 15 करोड़ यूज हुआ सर, 15 करोड़ कितना महीना यूज हुआ, 3 महीना यूज हुआ, अप्रैल में जून देखेंगे, हमें पूरे साल का देखना है ना, पूरे साल में जून कितना, 15 करोड़ कितना महीने यूज हुआ, 1 जून से है बात, 1 जून से, तो कितना महीना यूज हुआ, बताओ, जून में ये कितना महीना यूज हुआ, 20 करोड़ कितना महीना यूज हुआ, और मार्च का सर 5 करोड़, तो सर 1/12 हुआ सर, ये तो मैं दिख पा रहा हूं, ठीक है, 10 महीना सर, करेक्ट, दिसंबर जैन मार्च, ये भी सर 4 महीना यूज हुआ सर, ठीक है, तो सर इफेक्टिव कैपिटल अगर हम निकालेंगे इसमें से, अगर हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते तो समथिंग अराउंड सर 29.59, ये आप लोग चेक कर लेना, कितना यूज हो रहा है ना, 29.59, ठीक है, डन है, तो दो नोट्स हमने देख लिए सर, कि जब भी स्टैगर्ड यूटिलाइजेशन होता है तो सर हम ये करेंगे, और दूसरा मल्टीपल लोन्स होता है तो ये होता है, ठीक है ना, तो अब ऑब्वियसली उदयपुर के ऑफिस में अगर हम देखेंगे तो उदयपुर के ऑफिस में कितना लगे नाउ, अगर हम अपने एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल सपोज कर, एक और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं सर यहाँ पर,
ठीक है। तो इन अबव एग्जांपल ठीक है, मेरा एसेट नंबर 1 जो था, अब बोरिंग कॉस्ट कितना कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, ये तीनों क्या थी सर? जनरल बोरोइंग थी। ये क्या थी सर? स्पेसिफिक बोरोइंग थी। एसेट नंबर 1 में सर कितना यूज हुआ था, 2 में कितना यूज हुआ, 2 यूज इतना भी हुआ था। हमें रेट पता है सर, रेट कितना होगा सर? रेट होगा 9.93%, 9.93% इंटू 9.93%। और एसेट नंबर 3 तो सर नॉट अ Q&A, तो नील। या इसका वैसे निकाल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना सर, इंटरेस्ट कॉस्ट तो निकालने दो सर, उसके बाद आप बोलना। ठीक है, इंटू 9.93%। ठीक है, तो थोड़ा सा निकालते हैं। एसेट नंबर 1 में कितना था? एसेट नंबर 1 में यूटिलाइज कितना हुआ था सर? 70 करोड़, 90 करोड़, 40 करोड़। 70 करोड़, 90 करोड़, और सर ये जो 40 करोड़ हुआ था, इसमें ये चीज देखा क्या आपने ये नोट किया? ये आपने ये नोट किया कि ये 1, 10, 21 को हुआ है, मतलब सर स्टैगर्ड हो गया, ये भी स्टैगर्ड हो गया कहीं ना कहीं, कि तो पूरे महीने यूज नहीं हुआ है। समझ आ रहा है ना, पूरे महीने यूज नहीं हुआ है सर। तो सर 40 करोड़ वाला जो है पूरे महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना ही यूज हुआ सर इफेक्टिव कैपिटल। तो सर एसेट नंबर 1 में सर इफेक्टिव कैपिटल करेंगे सर, इसमें स्टैगर्ड है, तो सर यहां पर हम करेंगे क्या? 40 CR इंटू 6/12। ठीक है, ये सर क्या है सर? इफेक्टिव कैपिटल। आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए ना कि सर इफेक्टिव कैपिटल सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग में आता है। इफेक्टिव कैपिटल तो कहीं भी आ सकता है, स्पेसिफिक हो या जनरल हो। ठीक है ना, इफेक्टिव कैपिटल वाला स्टैगर्ड पेमेंट तो किसी में भी हो सकता है ना, ऊपर भी हो सकता था स्टैगर्ड पेमेंट, तो ये कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन अगर करें हम, 70 इंटू 93 कितना आ रहा है? 6.951। ये कितना आ रहा है? 8.937। और इसका भी बता दो कितना आ रहा है? 40 CR का। ठीक है, इसका बताओ कितना आ रहा है? इसका बताओ कितना आ रहा है? उदयपुर ऑफिस में कितना लगा है सर? 29.59 करोड़ लगा है। 29.59 करोड़। क्या हो गया है? इसका नहीं निकल रहा है क्या? 40.6/12, 40 इंटू 6/12, 20 करोड़। 20 करोड़ का 9.93%, 1.986 अब निकला, 1.99 CR। ठीक है, ये सर एड टू एसेट कॉस्ट, एक क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज लिखो ना सर, क्या बच्चों वाली टर्म्स यूज कर रहे हो सर? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज लिखो, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है, ये करता हूं, मैं इसको यहां डाल देता हूं। अबे ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे सर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, और ये जो है सर ये डेबिटेड टू P&L, बिकॉज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। सही बात है, आराम आराम से हौले हौले जा रहे, सही जा रहे। ठीक है सर, अब सर 29.59 करोड़ जो इफेक्टिव कैपिटल था सर,
जो इफेक्टिव कैपिटल था सर, तो इफेक्टिव कैपिटल जो था इस पे सर रेट क्या लगाएंगे, बताओ रेट क्या लगाएंगे, क्या कोई बता पा रहा है रेट क्या लगाएंगे सर? बताओ। टोटल बोरोइंग कॉस्ट, रेट क्या लगाएंगे? इफेक्टिव कैपिटल पे रेट कितना था सर? इफेक्टिव कैपिटल पे सर मेरा रेट इफेक्टिव भी लगेगा सर, जो उसका रेट था 12% पर एनम, 12% लगेंगे, करेक्ट सर। इफेक्टिव कैपिटल पे सर 12% रेट पर एनम रेट लगेगा, तो मेरा सर ये 12% पर एनम हो गया। तो इफेक्टिव कैपिटल कितना हुआ सर? 29.59 का 12%, तो सर 3.55। अमाउंट भी तो बताओ, 3.55। इसमें सर एक चीज आता है सर, लेस। सपोज सर हमने यहाँ पे तो इंटरेस्ट इनकम अर्न किया था सर, इंटरेस्ट इनकम अर्न किया सर रुपीज 1 करोड़, 1 करोड़ था इंटरेस्ट इनकम अर्न किया सर। तो 1 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, तो सर इंटरेस्ट इनकम अर्न इसमें लेस होगा, इंटरेस्ट इनकम अर्न इसमें लेस होगा। क्यों लेस हो रहा है सर? बिकॉज स्पेसिफिक बोरोइंग से इंटरेस्ट इनकम अर्न लेस होता है। तो सर लेस हम कितना करेंगे? 1.0 CR, तो सर 2.55 CR। दिस इज द बी कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। हमारा स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही बोरिंग के समझ आ रहा है पूरा? बोरिंग के समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसमें एग्जाम टिप्स एक दे देते हैं सर, एग्जाम टिप्स। भैया टिप एक है सर, इंटरेस्ट इनकम फॉर जनरल बोरोइंग्स यूज्ड इज इग्नोर्ड। अगर मैं जनरल बोरिंग यूज कर रहा हूं तो इग्नोर करूंगा, ठीक है। एक और टिप ले लेते सर, बोरोइंग्स फॉर वर्किंग कैपिटल्स इज नेवर कैपिटलाइज्ड। सर कैसे भी कैपिटलाइज होगा सर, वैसे कोई एसेट तो बन नहीं रहा है, कैसे ही कैपिटलाइज होगा सर? सही बात है, बट फिर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सर, ठीक है। ठीक है, और एक फॉर्मूला सर हम लिख देते हैं यहाँ पर, जहां हमने कैलकुलेट किया ना, विच रेट इज टू बी यूज, वेटेड एवरेज यूज। तो इसमें सर एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सर, फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। ये सर इसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटलाइजेशन रेट। किस रेट को मल्टीप्लाई करना है? तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा सर? इसमें फॉर्मूला है टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड। कितना इंटरेस्ट लगा? टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाई टोटल इफेक्टिव बोरोइंग, मतलब इफेक्टिव बोरोइंग जो यहाँ पर हम बनाते हैं ना, इफेक्टिव कैपिटल। तो वही सर इफेक्टिव बोरोइंग लिख देते हैं सर इसमें, इफेक्टिव बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड। उसी पीरियड में इफेक्टिव बोरोइंग कितनी सी, यही किया ना सर हमने यहाँ पर। यहाँ से हमने इंटरेस्ट निकाला, परसेंटेज निकाला, है ना, 9%, 11% और 10% निकाला और डिवाइड कर दिया। यहाँ सर वही फॉर्मूला में बना दिया सर, ठीक है। फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन रेट समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक, कितना इंटरेस्ट लगा डिवाइड बाई है, क्रिस्टल क्लियर।
ठीक है। और सर हमारा इसके बाद छोटा सा कुछ पॉइंट्स आते हैं सर, टॉपिक नंबर 3.7 ऐसा कुछ। क्रिस्टल क्लियर सर, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। 4.5, 4.6, 4.7 यहाँ पर है सर टॉपिक 4.5। टू 4.5, 4.6, 4.7 सर ये क्या है? ये टॉपिक नंबर है, ठीक है। आप लोग के बुक्स का स्टडी मटेरियल का टॉपिक नंबर है सर। हम क्यों रख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें टॉपिक नंबर वाइज एनालिसिस किया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो टॉपिक स्टडी मैट का टॉपिक है, इसलिए आपको वो थोड़ा सा जरूरी पड़ सकता है। कौन सा टॉपिक भी इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सर हम तो सारा पढ़ के जाएंगे। हाँ फिर तो तुम लोगों को काम करनी है। तो टॉपिक 4.8 सर जो बोलता है क्या बोलता है सर, बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होता है? बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। हमने ऊपर पढ़ तो लिया सर कितना कैपिटलाइज करना है एसेट पे कैपिटल, वो तो हमने पढ़ लिया सर। बट फिर भी सर एक चीज आपको ध्यान रखो कि बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या सर? एसेट विल गिव एफईबी। सर एफईबी क्या है, कोई बताएगा सर? एफईबी क्या है सर? जब आपको भरोसा है कि मैं जिस एसेट को कैपिटलाइज कर रहा हूं वो एसेट में वो करण अर्जुन देगा। सर करण अर्जुन क्या है सर? हम तो भूल गए कि हमें पता नहीं क्या एफईबी। क्या बात है, एफईबी लिखा था हमने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर छोटी छोटी बातें हमें याद रहती है सर, ये सब क्या है सर? एंड क्या दूसरा कंडीशन कोई बोल सकता है? तो बढ़िया सर। एंड दूसरा कंडीशन ये था सर, बोरोइंग कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है ना। बट इसमें ये चीज ध्यान रखे, मेजर रिलायबल सर, बट एक चीज ध्यान रखे सर, एक चीज ध्यान रखे। क्या सर? कभी भी इतना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज मत कर दो। बट भैया टिप्स, भैया टिप्स का थोड़ा सा मीनिंग नहीं रहता इसमें से। ये तो मेरा वो है ना सर, क्या बोलते हैं, ये तो प्रोविजन ही है। तो मैं टिप तो नहीं दे रहा, मैं प्रोविजन ही बता रहा हूं। नेवर एवर कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। अरे सर AS28 की याद दिला दी सर, AS28 की याद दिला दी सर। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। क्योंकि अगर आप रिकवरेबल अमाउंट से भी ज्यादा कर दोगे तब तो इंपेयरमेंट आ जाएगा, है ना। याद है ना, RA वैल्यू इन यूज NSP, याद है सर। तो सर कभी भी RA के ऊपर कैपिटलाइज नहीं करना है, ठीक है सर। इस पे सर हमारा एक क्वेश्चन है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है सर, TYK के अंदर क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4 है सर, MCQ नंबर 4 है। इसको सर एक बार देखते हैं, ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी देखते रहते हैं सर। वैसे तो एग्जांपल्स हम करा रहे वो क्वेश्चन ही देख रहे, ठीक है ना। फिर भी सर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स के अंदर AS16 का है ये। देखो हमेशा भी एक्सपर्ट लिमिटेड वर्किंग कैपिटल इसमें नहीं होगा, सब देखेंगे क्वेश्चन, सब कोई दिक्कत नहीं। ये सर, ये सर
क्वेश्चन नंबर 4 है सर, क्या है, टी वाई के टेस्ट नॉलेज का एमसीक्यू नंबर 4। इफ द अमाउंट फॉर कैपिटल अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री, क्या बोल रहा है, बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट बोल रहा है कैपिटलाइजेशन के लिए, एज पर AS16 इज 12,000 को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, 12,000 कैपिटलाइज कर सकता हूं, ठीक है। और कॉस्ट 40,000 है, कॉस्ट 40,000 है, तो कितना हुआ, 52,000 हुआ। कैरिंग अमाउंट 52,000 कर सकता हूं मैं, एज पर AS16 ही बोल रहा है कि एज पर AS16 सारे कैलकुलेशन हिसाब के सर हम कर सकते हैं। एंड इट्स नेट NRV ही 45,000 है। 52,000 तो आप कर दो कि इसकी औकात ही 45,000 की है सर। औकात के पार कभी एसेट को कैपिटलाइज करने मिला है हमें? औकात पार कभी कैपिटलाइज करने मिला है हमें? सर आरे बढ़ाओगे फालतू में सर, वो इंपेयरमेंट लग गया तो इन्वेंट्री है तो सर कॉस्ट NRV बिलो ही होता है वैसे भी। तो कभी भी सर हम एसेट को इतना नहीं कर सकते कि रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर चली जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए सर अगर मेरा एसेट कभी बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर चला जाए तो इंपेयरमेंट देखना पड़ेगा, तो मैं सर 5,000 ही कर पाऊंगा, करेक्ट। तो औकात पार नहीं कर सकते कभी सर, नो सर, नो नो सर। तो इसलिए सर हम सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट उतना ही कर सकते हैं जितना उसका रिकवरेबल अमाउंट है, हम यही चीज को सर यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कैपिटल, तो यहां पर सर क्या लिखना चाह रहे हैं हम कि इफ RA becomes greater than CA then check for impairment loss। इंपॉर्टेंट लॉस लग रहा है सर, ये तो इंपॉर्टेंट लॉस लग रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस। डन है, डन है सर। यहां तक समझ आ रहा है सर, सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, 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 चल रहा 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 है सर। आगे देखा जाए सर, 4.9 में आ जाए सर हम। डन सर, ठीक है। तो सर टॉपिक 4.9 में आ जाते हैं। अब सर आता है कि जो कैपिटलाइजेशन हम कर रहे हैं, हम कब तो उसको शुरू करें, कब तो इसको पॉज कर दे, और कब इसको बंद ही कर दे, ठीक है ना। तो सर टॉपिक 4.9 है ना, 4.9, 4.10, 4.11, टॉपिक नंबर 4.9, 4.10 और 4.11। इसमें क्या है सर, कमेंसमेंट, सेसेशन, सॉरी सेसेशन तो बात की है सर, कमेंसमेंट, सस्पेंशन एंड सेसेशन ऑफ बी कॉस्ट। इसमें सर हमारी ये वाली बात चल रही है, कब तो कमेंस किया जाए, कब तो इसको रोक दिया जाए, कब पॉज किया जाए, ठीक है सर। इसको अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं इसको देखूं सर, इसी का स्क्रीनशॉट मैं अगर डालूं यहाँ पर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये क्या हुआ है, ये कटा हो, कट गया है, फिर से लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कब होती है सर, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट लिखा है सर, एक्सपेंडिचर फॉर, तीन चीजें हैं सर कमेंसमेंट के ऊपर, तीन चीजें हैं सर, क्या हमें याद है सर, क्या हमें वो तीन चीजें याद है? वो तीन चीजें क्या है जिस तीन चीजों के बेस पर हम कमेंसमेंट को शुरू करते हैं? बताओ सर, वो तीन चीजें याद है सर क्या?
आर ए इज लेस देन सी है। सर अपना गलती नहीं लिख दिया। सर आपने गलत नहीं लिख दिया क्या? अच्छा हाँ। नाइस। ओपीज इन द चैट। यस। सर गलत लिख दिया। अगर रिकवर अमाउंट कम है, हाँ, रिकवर अमाउंट कम है तब करेंगे सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अब सर हम सर एक इसमें भी सर एक छोटी सी कहानी है सर, कहानी से शुरू करते हैं सर। कहानी से शुरू करते हैं। जैसे सर क्या होता है, सपोज फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को सर उदयपुर का ऑफिस बनाने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ उदयपुर ऑफिस, साइट फाइनलाइज्ड। कहां पर बनाना ये फाइनल हो गया सर। ठीक है। 1 मई को सर एप्लीकेशन फॉर लोन अप्रूव हो गया सर। ठीक है। 8 मई को सर लोन डिसबर्स्ड, लोन अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक। ठीक है। लोन बैंक में रिसीव हो गया। ठीक है ना। और वहां पर ही क्या हुआ सर, 9 मई को ही सर एग्रीमेंट विथ जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर, जो जेसीबी लेकर आएगा, वो भी सर फाइनलाइज हो गया सर। ठीक है। जेसीबी लाते 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 सर उसको 31 मई लग गया सर। गाड़ी में ट्रैफिक, बीच में ट्रैफिक हुआ सर। ठीक है। ट्रैफिक में फंस गया जेसीबी। 31 मई को सर जेसीबी रीच्ड साइट एंड कंस्ट्रक्शन बिगिंस। ठीक है। तो सर अभी अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें हुई है सर। हम कैपिटलाइज कब शुरू करेंगे, मेरे को ये पूछना है कि कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगा इस केस में। मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया सर यहां से, मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया सर यहां पर। इंटरेस्ट कॉस्ट स्टार्टेड टू इनकर। करेक्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट लग गया ना, इंटर मतलब इनकर होना शुरू हो गया ना। करेक्ट है या नहीं? तो कोई डेट बताओ सर कि किस डेट से सर हम मानेंगे कि सर मेरा ये हो जाएगा। इस केस में सर हम तीन चीजें देखते हैं सर। यहां सर मेरा, यहां पे सर मेरा एग्रीमेंट फाइनल हो गया सर। ठीक है ना। यहां पर सर मेरा ये एक्सपेंडिचर लगना शुरू हो गया सर। एक्सपेंडिचर स्टार्टेड इनकरिंग। यहां पर जाके सर एक्टिवली वर्किंग स्टार्टेड। ठीक है। एक्टिवली वर्किंग सब शुरू हो गया सर। करेक्ट। तो सर व्हेन AS16 कहता है सर, AS16 says B cost capitalization will commence, should commence। कब कमेंस होना चाहिए सर? when all of three conditions satisfied।
पहला कंडीशन क्या है सर? पहला कंडीशन है सर एक्सपेंडिचर फॉर क्वालिफाइंग एसेट इज बिंग इनकर्ड, खर्चा हो रहा है सर, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। जो सर मैं क्वालिफाइंग एसेट बना रहा हूं, जो खर्चा कर रहा हूं, बोरिंग कॉस्ट की नहीं बात हो रहा सर, जो क्वालिफाइंग एसेट बना रहा हूं सर उसका खर्चा तो लगना शुरू हो, पहले उसका खर्चा लगना शुरू होगा सर, तभी तो लगेगा कि हाँ भाई आप लोन को यूज कर रहे हो, है ना। उसका खर्चा ही लगना शुरू नहीं हुआ है, तो खर्चा ही लगना शुरू नहीं हुआ तब कैसे बोलेंगे लोन को यूज हो रहा है। दूसरा सर, और सर बोरोइंग कॉस्ट जो है, बोरोइंग कॉस्ट इज बिंग इनकर्ड, अगर बोरोइंग कॉस्ट ही, अगर इंटरेस्ट लगना ही शुरू नहीं हुआ सर, तब कैसे मान लेंगे सर? तो बोरोइंग कॉस्ट भी सर इनकर्ड होना चाहिए। और सर हमारा एक्टिविटीज, एक्टिविटीज टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट इन प्रोग्राम, हमें दिख रहा है कि सर काम भी शुरू हो गया है, खर्चा शुरू होने से नहीं होगा सर। सपोज खर्चा हो गया, जेसीबी पहुंचा ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर तो पैसा लेगा बट मेरा पहुंचा ही नहीं, मेरा वहां पे कुछ दिक्कत हो गया, मेरे ही साइट में मेरे वजह से कुछ दिक्कत हो गया, तो काम ही शुरू नहीं हुआ, तो किस बात का कैपिटलाइजेशन? सर एक्टिविटीज फॉर प्रिपेयरिंग, एक्टिविटीज टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट इज इन प्रोग्रेस। ये तीनों चीज होगा ना सर, जब ये तीनों चीज होगा सर, प्लस प्लस, देन इक्वल टू कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तब हम मानेंगे सर कि अब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं आप। समझ आ रहा है? ठीक है, जो कि है 31 मई 2025, कि तब हम मैं मानूंगा सर कि सर ये रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब सर हुआ क्या सर, और आगे बढ़े कहानी में अगर, तो सर 1 अगस्त को सर रेनी सीजन था सर, रेनी सीजन था सर, इतना बारिश हुआ सर, इतना बारिश हुआ सर, ओवरफ्लो वाटर कहां से, क्या वो लेक का नाम याद है, जिस लेक का नाम हमने क्लास में बोला था, वो कौन सी लेक लेक थी सर? वो लेक का नाम क्या था? लेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? पॉन्ड नहीं, झील। उस झील का नाम क्या था सर? कौन सी लेक थी सर वो? सर हैंगिंग मैन, सर हैंगिंग मैन, सर हैंगिंग मैन खेलेंगे सर हम। लेक, कौन सी लेक थी सर वो? क्या कोई बताएगा उस लेक का नाम क्या था सर? सर हमें लेक का नाम भी नहीं पता सर। उदयपुर में कौन सी फेमस लेक है भाई? हैंगिंग मैन में आउट हो जाओगे ऐसे तो, हैंगिंग मैन में सर आप लोग लटक गए, ठीक है, आप लोग आउट हो गए। फतेह सागर लेक सर, फतेह सागर लेक, फतेह सागर लेक है तो फतेह सागर लेक में सर इतना पानी आया, मेरा काम रुक गया, मेरे साइट तक पानी आ गया सर, मेरे साइट पे ही पानी आ गया सर, ठीक है, मेरे साइट पे पानी आ गया सर। उसके बाद 2 महीना तक काम रुका रहा सर, ठीक है, 2 मंथ तक काम रुका रहा। तो हमें ऐसे यही होती है सर कि सपोज ये हुआ सर, 2 मंथ्स वर्क रुका, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर में सर काम कमेंस हुआ, 1 अक्टूबर को सर वर्क कमेंस। फिर सर काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ, फिर सर क्या हुआ, 1 ईयर लेटर, एक सांझ 1 जुलाई के दिन जो मेरे लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए सर, बोला हम इतना काम कर रहे हैं धूप में, आपका बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, हमारा कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ठीक करो, हमें सर यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, हमें एसी चाहिए, एसी चाहिए, अरे तो कुछ तो कूलर दे दो, हमें कूलर चाहिए, बहुत गर्मी में हम काम नहीं कर सकते। तो जुलाई का महीना 1 मई को लिख दो सर, मई में शूट करेगा सर, 1 मई को सर ये लेबर स्ट्राइक हो गई सर कि हमें ये चाहिए। 2 महीना ये चला सर, 2 महीना एक तो यहां खराब हुआ था सर, 2 मंथ वर्क सस्पेंडेड, ले बेटा वर्क सस्पेंडेड, यहाँ पे इसकी वजह से हुआ था। 1 मई से लेकर सर 31 मई तक उन लोग का चला, फिर दया आ गई मैनेजमेंट को,
यहाँ सर 1 मंथ वर्क सस्पेंड हुआ सर। फिर से इनको दया आ गई, वर्क रिज्यूम हो गया सर, एसी लग गया और वर्क रिज्यूम हो गई सर। ठीक है, वर्क रिज्यूम हो गई। उसके बाद सर फाइनली 1.5 ईयर्स लेटर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई सर, 31 अगस्त को सर। अब वो ईयर समझ लेना, ठीक है ना, 1.5 ईयर्स लेटर सर बिल्डिंग कंप्लीटेड। बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई सर, ठीक है, बट सर बिल्डिंग में छोटी मोटी काम बचे हुए सर। सर क्या क्या बचा हुआ है सर? काम काम बचा हुआ है सर ना, काम बचा हुआ है सर क्या? इंटीरियर का काम बचा हुआ है सर, इंटीरियर का काम बचा हुआ है ना। सिक्योरिटी गार्ड का गेट नहीं लगा सर, सिक्योरिटी गेट नहीं लगा सर, बाहर बड़ा सारा गेट लगना है सर, वो गेट लगा हुआ नहीं है सर। सीसीटीवी अभी तक नहीं लगा है सर, और कैंटीन चालू नहीं हुआ है सर अभी तक। ये सब पेंडिंग है, ठीक है। और बाकी ये सब कंप्लीट होते होते सर, होते होते सर 31 नवंबर हो गया सर। 100% बिल्डिंग कंप्लीटेड, ठीक है। अब इस पे सर दो चीजें हुई है सर, बीच में सस्पेंड हुआ है और फिर काम खत्म भी हुआ है और फिर पूरा काम खत्म हुआ है। तो अब मेरे को बताओ सर, सस्पेंशन के केस में हमारा जो बिल्डिंग सस्पेंड हुआ सर, तो AS16 क्या बोलता है सर? यहां से मेरी कहानी खत्म होती है, यहां पर बिल्डिंग बन गई सर, ठीक है। अब AS16 क्या बोलता है सर? अब AS16 बोलता है, AS16 क्या बोलता है सर? AS16 बोलता है सस्पेंशन ऑफ वर्क, सस्पेंशन या पॉज, पॉजिंग ऑफ वर्क दो कारणों की वजह से हो सकती है सर। वो दो कारण क्या है सर? या तो सर एबनॉर्मल रीजंस होती है सर कुछ, और कुछ नॉर्मल रीजंस होती है सर। अब एबनॉर्मल रीजन जैसे क्या सर? सर लेबर स्ट्राइक। सर ये कोई मतलब है सर? मैनेजमेंट को क्या लगा के नहीं रखना चाहिए था? लेबर स्ट्राइक सर, बताओ लेबर स्ट्राइक ऐसी कोई चीज होती है क्या सर? क्यों लेबर स्ट्राइक करेगा? लेबर से बात करो, हर दिन बात करो उससे, तो वो लेबर स्ट्राइक नहीं करता। और नॉर्मली सर वाटर ऑफ तो सर, अब इंद्रदेव को थोड़ा बोल देंगे कि मत बरसो, इंद्रदेव तो बरसेंगे सर। तो बादल बरसा, पानी टप 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 तो नहीं बरसा सर, मेघ बरसा पूरा, ऐसा मेघ बरसा कि सर मेरा ये हो गया। तो नॉर्मल रीजन अगर है तब तो कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन, कोई बात नहीं, तब तो कंटिन्यू करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर एस टाइप के रीजन है ना सर, ऐसे ऐसे रीजन है ना, तब तो सस्पेंड। किसको सस्पेंड सर? सस्पेंड मतलब पॉज, पॉज द कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो सर कैपिटलाइजेशन को बोलते हैं पॉज कर दो, ठीक है। इसमें छोटा सा सर एक्सपेंस वो आता है सर, एक्सेप्शन आता है सर। अगर इसमें छोटा सा एक्सेप्शन क्या आता है सर? एक्सेप्शन, इफ सब्सटैंशियल टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस। सर वो काम रुका था, बट पीछे बैकएंड में अप्रूवल लेना, एनओसी लेना, फायर अप्रूवल, डीएम का अप्रूवल लेना, वो सारा चल रहा था सर। इज बीइंग कैरिड आउट, अगर ये हो रहा है देन नो नीड टू सस्पेंड, तो सस्पेंड करने की कोई नीड नहीं है सर, ठीक है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर इन दिस? ठीक है, आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर है सर? अब सर
सेसेशन सर, अभी ये तो सस्पेंशन का हुआ सर, कि सस्पेंड कब होता है, पॉज कब होता है, अब सर स्टॉप कब होता है सर, स्टॉप। डन सर, यस। अब AS16 सर बोलता है सेसेशन, सेसेशन का मतलब स्टॉपिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, स्टॉपिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसके सर वो सीधी सी बात बोलता है, एक सिंपल सा लाइन बोलता है सर, क्या, when substantially all the activities are complete, when substantially all activities are complete, ठीक है ना, तो when substantially all activities are completed, जब सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज हो जाए तो आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या, ऐसा ही अब एग्जांपल, मेरी जब 31 अगस्त को बिल्डिंग कंप्लीट पूरी हो गई थी, छोटी मोटी चीजें बची हुई थी, तो मैं ये नहीं कि कैपिटलाइजेशन करता रहूंगा, मैं सर 31 अगस्त को मैं कर दूंगा खत्म। दैट इज इन अबव एग्जांपल अप टू 31st अगस्त वी विल कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट। करेक्ट है सर, ठीक है सर, कैपिटलाइज कब तक करना है, ठीक है। इस पे सर हमने कुछ एग्जांपल्स लिख देते सर, एग्जांपल्स लिख देते सर। एग्जांपल 1 क्या लिखते हैं सर, सपोज बिल्डिंग का डेकोरेशन इज पेंडिंग, सर इंटीरियर डिजाइन पेंडिंग है, तो क्या क्या करेंगे सर, स्टॉप कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सब कुछ हो गया भाई, इंटीरियर के लिए मत रुको, ठीक है, स्टॉप कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। दूसरा सर क्या, दूसरा सर एसेट सपोज मल्टीपल पार्ट्स में बनना है, ठीक है ना, एसेट इज टू बी क्रिएटेड इन मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। सो ऑन कंप्लीशन ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट अगर कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीशन ऑफ वन पार्ट, एग्जांपल बताओ सर। अरे जैसे हमें आईटी का बिजनेस पार्क बनाना था, राइट है, आईटी का बिज पार्क बनाना था, तो बिजनेस पार्क में क्या होता है सर, बिल्डिंग नंबर 1 बनाना है ना, बिल्डिंग नंबर 2 बनाना था, अलग अलग बिल्डिंग बनानी है सर, ठीक है। और उसका अलग सपोज सर एक क्लब हाउस बनाना है सर, अलग है, जहां पर रिक्रिएशन जिम विम होगा, वो अलग चल रहा है, सब बिल्डिंग अलग अलग है, सबका एंट्रेंस अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे सर, स्टॉप कैपिटलाइजेशन फॉर कंप्लीटेड पार्ट, जो पार्ट कंप्लीट हो गया सर उसके साथ स्टॉप कर देंगे, एंड कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन फॉर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। क्योंकि सर इंडिपेंडेंट पार्ट है, जो पार्ट बन गया उसको खत्म कर दो, उस पर कैपिटलाइजेशन, वो तो पार्ट बन गया ना, बिल्डिंग एक बिल्डिंग बन गया तो उसका कैपिटलाइजेशन तो बंद करो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रेडी टू यूज हो गया ना, वो यूज हो सकता है, वो रेडी टू यूज हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर लाइक इंडिपेंडेंटली रेडी टू यूज, बिकॉज these are independently ready to use। बट सर अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा केस है सर जहां पर एसेट इज क्रिएटेड मल्टीपल पार्ट्स, एसेट इज टू बी क्रिएटेड इन मल्टीपल पार्ट्स,
and each part is dependent upon the other. Each part dependent अपन अदर, दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है सर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेंगे सर, अगर कोई स्टील का मिल है सर, या ऑयल रिफाइनरी है सर। सर ऑयल रिफाइनरी का एक यूनिट हो गया, क्रूड वाला यूनिट हो गया, क्रूड स्टोर करने का, तो क्या यूज कर लेंगे, कैसे यूज करेंगे उसको, फिर प्रोसेसिंग हमें तो रिफाइनरी की पूरा करना ना एसेट। तो इस केस में सर हम क्या करते हैं, हम करते हैं सर कॉन्टिन्यू कैपिटलाइजेशन अनलेस ऑल पार्ट्स आर कंप्लीटेड। समझ गए, इसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल अनलेस ऑल पार्ट्स आर कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे कर मेरा 4.9 10 11 कंप्लीट होता है सर, 4.9 4.10 4.11 कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक इसमें क्या है सर, थोड़ा डिस्क्लोजर्स का है सर, टॉपिक डिस्क्लोजर का है 4.12 डिस्क्लोजर्स का टॉपिक है, जिस तरह बोलते थे क्या क्या चीज़ें को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर एम पी डी है तो सारा ही होगा, तो बहुत ईजी है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, हमने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की बोरिंग कॉस्ट के लिए, वही लिखा सर, एज 16 के हिसाब से कर रहे हैं, वही पॉलिसी है। और दूसरा क्या है सर, बस यहाँ हमारा एस होता है कंप्लीट। बताओ सर, हमें समझ आया सर, हमें समझ आया, और इसलिए मैंने साथ साथ किया ताकि थोड़ा स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो, वरना क्या होता है कि सिर्फ रीड करने में ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता, तो आप लोग लगता है कि सर हमें समझ आया नहीं है, तब सर रिवीजन तो हमने किया सर पूरा पूरा, ठीक है। अब सर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ हम देखते रहेंगे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कब पढ़ा था, ठीक है सर। क्वेश्चंस करना शुरू करें, क्वेश्चंस करना शुरू करें सर। यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ, मैंने मिस किया था, तो टॉपिक 4.1 है सर, यहाँ पर टॉपिक 4.1 है, और यहाँ तो डेफिनेशन शुरू हुई है सर, यहाँ टॉपिक 1.2 है सर, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट ब्रेक। ठीक है सर, तो स्टार्ट करें, ठीक है सर। हमारा इलस्ट्रेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सर एग्जाम्पल हो गया मेरा, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया था, जो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट किया था, कहानी, ये कहानी से मेरी कहानी तो है ही सर, साथ में ये मेरा एग्जाम्पल है, ये मेरा एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल पेज नंबर 5.116 का। रुको सर, मैं अभी एक यहाँ पर खोल ही देता हूँ, स्टडी मटेरियल खोल देता हूँ। ओके,
क्लियर सर, क्लियर, हमें सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, लेट मी इंपोर्ट द पीडीएफ। ये मे 27 एडिशन है, ठीक है, मे 27 एडिशन के हिसाब से हमारा पेज नंबरिंग मेंटेन्ड है। मे 27 को जो एप्लीकेबल वो वाला। डन। तो सर यहाँ पर सर हमने इंट्रोडक्शन देखा, एक्सचेंज डिफरेंस देखा सर हमने, ये एग्जाम्पल है सर। एग्जाम्पल हमारा है पेज नंबर 5.126। लेयर 2 रिवीजन के अंदर आप लोग का ये लिखा रहेगा, हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा AS16। ठीक है, पेज नंबर 5.126 है सर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पार्ट है सर। उसके बाद सर हमारा और क्या क्या है, एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर हमने देख ही लिया। इसके बाद हमारा इलिस्ट्रेशन 1 है सर। किसमें क्या लगेगा इसमें सर, कैपिटलाइज किसमें होगा, क्या किसमें नहीं होगा। कंसर्न सेट में होगा सर, परचेज में नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल में नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, अभी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सर। सेम चीज लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग एसेट 50 लाख है, बाकी सर सब मेरा इंटरेस्ट डेबिटेड हो रहा है। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो सब मेरा डेबिट होगा। इलिस्ट्रेशन 1 पेज नंबर ये तो मैं यहाँ पर से डाल सकता हूँ। जब मैंने ये वाली कहानी सुनाई है किसमें यूज हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन 1, जो कि है पेज नंबर 5.128 का। ठीक है, पेज नंबर 5.128 का सर इलस्ट्रेशन है, इस पे से जा रहा है। ठीक है, डन। इसके 1.28 हो गया सर। उसके बाद सर हमारा स्टेप्स हमने कर लिया सर। इलस्ट्रेशन 2 सर, 2 सर हमारा किस चीज पे है, किस हमारा वेटेड एवरेज रेट निकालना है अदर देन स्पेसिफिक और इफेक्टिव कैपिटल। तो देखो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला है इसने, और ये निकाला इफेक्टिव कैपिटल, वेटेड एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, कि किस कितना कितना महीना यूज हुआ है और उसका इंटरेस्ट कितना निकाला टोटल एक्सपेंसिव कैपिटल। तो ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, इसको वह कर लेते हैं सर। चलो वह कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्शन 1 यहाँ करते हैं। एक्स लिमिटेड बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी, इट ऑब्टेन्ड 1 लाख स्पेशल लोन। देखो ये स्पेशल लोन है, ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग हो गया सर, फॉर टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ सर, और 1 जनवरी को ही लोन लिया है सर। तो लोन भी लिया और कंस्ट्रक्शन बिगैन भी हो गया। तो सर कमेंसमेंट का वो केस था कि एक्सपेंडिचर इनकर हो गया, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो वो दोनों सर हमारा फुलफिल हो रहा था। ठीक है, एट इंटरेस्ट 10%। द कंपनीज अदर 2 नॉन स्पेसिफिक लोन, ये सर क्या है, जनरल बोरिंग है सर, जनरल बोरिंग है 11% और 13%। ठीक है, तो द एक्सपेंडिचर दैट मेड द प्रोजेक्ट, ये ऐसे ऐसे सर क्या हुआ था, स्टैगर्ड, ये सर स्टैगर्ड वे में सर पेमेंट, स्टैगर्ड वे में सर हमारा इम्प्लीमेंट हुआ उसमें। ठीक है, बिल्डिंग वॉज कंप्लीट 31 दिसंबर, मतलब 12 महीने के अंदर बिल्डिंग हो गई सर। तो इसका मतलब भी है सर क्वालिफाइंग एसेट है, 12 महीना है, तो क्वालिफाइंग एसेट है सर बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS16, इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा उसका जर्नल एंट्री पास करो। तो सर हमारा स्टैगर्ड पेमेंट में से कितना हुआ था, स्टैगर्ड पेमेंट हम देखे सर ये 12 महीना, क्योंकि जनवरी का था 12 महीना, अप्रैल का था सर, तो ये सर 1 महीना हम मान रहे सर फर्स्ट, हम मान रहे 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, तो 12 महीना, 1 अप्रैल का मतलब 9 महीना, जुलाई का मतलब 6 महीना, दिसंबर 1 महीना, 12 9 6 1। इफेक्टिव कैपिटल से मेरा ये आया। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल। उसके बाद वेटेड इंटरेस्ट रेट निकालना है सर, अदर देन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोरिंग का तो पता है सर, स्पेसिफिक बोरिंग क्या परसेंट रेट है सर, इफेक्टिव बोरिंग रेट है 10% पे, स्पेशल रेट है सर ये। बाकी का क्या क्या निकलेगा सर, तो लोन कितना, 5 लाख का लोन 11% पे, 9 लाख का लोन 13% पे, तो सर 14,72,000, तो 1,72 डिवाइड बाई 14 लाख 12.285, ये समझ आ रहा है हमें। कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दिया सर इसको, ये सर बोला कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दिया, समझ आ रहा है, यस 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 सर, यस सर, समझ आ रहा है ना। ये कैसे निकाला कि सर हमारा जो लोन का प्रिंसिपल था मल्टीप्लाई करके हमने एक रेट निकाल दिया। ठीक है, क्लियर सर।
अब सर इंटरेस्ट ऑन वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, सर स्पेसिफिक बोरोइंग जो है 1 लाख, 1 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग में, जैसे टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल 622,500 हुआ टोटल इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल सर 622,500 हुआ है ना। इसमें से सर 622,500 में से 1 लाख तो सर स्पेसिफिक था और 522,500 वो जनरल था। तो जनरल था तो सर हमने स्पेसिफिक पे तो स्पेसिफिक रेट डाला 10,000 और जनरल पे सर जनरल रेट डाल, तो कैपिटलाइजेशन रेट डाल दिया, कैपिटलाइजेशन रेट, करेक्ट। तो सर टोटल एक्सपेंस कितना कैपिटलाइज होगा, मैंने क्या बोला, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट प्लस बोरिंग कॉस्ट, करेक्ट, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट प्लस बोरिंग कॉस्ट। तो सर कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर हमारा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1 2 3 4, ये सर मेरा कॉस्ट लगा है। कैसे लगा, लिखा ना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये मत भूल जाना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा है ना, ये लगा सर। और उस पर सर मैंने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट पूरा पूरा इतना से हो जाएगा सर, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस मत डालना, नो इंटरेस्ट एक्सपेंस, समझ आ रहा अपने को ना, ठीक है। तो सर ये मेरा क्वेश्चन किसके तरह है, जो मैंने वहां पर सॉल्यूशन दिया था इलेस्ट्रेशन 2 5.131, सर इसकी तरह है। इलेस्ट्रेशन 1.8 ये यहाँ पर है, इलेस्ट्रेशन 2 भी है सर, तो पेज 5.131 के हिसाब से है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया सर हमारा ये, ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन और सेसेशन, ये तो हमें पता ही है सर, और ये हमें चार्ट हमें पता है, और ये डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर के बाद सर एक इलेक्शन 3 है सर, द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 लाख, एक लोन लिया 580 लाख का, ठीक है। 580 लाख में से फॉर मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च में सर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अमाउंटिंग टू 406 लाख, मतलब जो काम खत्म हुआ 406 लाख का हुआ, 406 लाख का सर मशीन का हुआ, मशीन का हुआ सर। जो 58 लाख था सर एडवांस टू सप्लायर गया सर, ये एडवांस टू सप्लायर गया सर कितना, 58 लाख। एंड बैलेंस लोन 116 क्लेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो ये 116 सर ये वर्किंग कैपिटल सर, वर्किंग कैपिटल पता है सर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। द अकाउंटेंट इन डिलेमा हाउ टू अकाउंट फॉर टोटल इंटरेस्ट, इतना लगा था, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, रेट वेट नहीं दिया, टोटल इंटरेस्ट सीधा दे दिया था, डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, ऑन द इंटायर 580। टोटल 580 पे कैसे ले गया, तो जो क्वालिफाइंग एसेट है सर उस पर कैपिटलाइज होगा, जो क्वालिफाइंग एसेट नहीं उस पर कैपिटलाइज नहीं होगा। तो उस केस में क्या गया सर, मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन प्लान क्वालिफाइंग एसेट है सर, तो इस केस में सर 52.2 जो उसका था इंटरेस्ट इंटू 406 बाई 580, 406 किसमें लगाया सर, मशीनरी का, एंड मशीन को सर इंस्टॉलेशन कंप्लीट मान रहे सर क्वालिफाइंग एसेट के हिसाब से तो सर इतना लगा, इस रेशियो पे कर दिया। ये एडवांस टू प्लान, इसमें सर देखो सर कुछ एस्ट्रिक डाला है इसने, इट इज एज्यूम्ड दैट द मॉडर्नाइजेशन विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। रिगार्डिंग पर्सन ऑफ एडिशनल एसेट, नेचर ऑफ एडिशनल एसेट हैज आल्सो बीन कंसीडर्ड क्वालिफाइंग, हमने दोनों को वो मानना है, अल्टरनेटिवली अलाउड है कि प्लांट एंड मशीनरी मे बी एज्यूम टू बी नॉन क्वालिफाइंग, बोल दो कि सर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, और बेसिस दैट जो होगा विल नॉट टेक सम टाइम इन केस इंटायर अमाउंट जो है रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, पूरा पूरा एक्सपेंस चला जाएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे करेंगे सर, एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले लिखेंगे सर मान रहे क्वालिफाइंग एसेट है उसके हिसाब से ये है, और अगर हम ये मानेंगे अल्टरनेटिव 2 आंसर आप लिख के आएंगे, ये नहीं कि सर टाइम नहीं है तो फटाफट कर दो खत्म कर दो कि सर मत मानो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आपको मार्क्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो एडवांस सप्लाई भी सर ऊपर ही चला गया 52.2, उसके बाद सर वर्किंग और नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, इसका तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ आ रहा है सर, हमें समझ आ रहा है। इलेक्शन 4, ठीक है। इलेक्शन 3 भी सर क्या हुआ, बस ये रेशियो में बांटना था और कुछ नहीं था, ठीक है, रेशियो में बांटने वाला काम था, ठीक है। ये सर वर्किंग कैपिटल लोन का है, वर्किंग कैपिटल का लोन का है, ठीक है। ये सर हमारा पीएनएल में जाएगा, पीएनएल, ठीक है। समझ आता है, समझ आता है। इलेक्शन 4 देखते हैं सर, इलेक्शन 4 में क्या, टेक लिमिटेड बोरो 30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, बोरिंग मस्ट बी यूज्ड टू इन्वेस्ट शेयर्स इन गिव लिमिटेड, द सब्सिडरी ऑफ टेक लिमिटेड, जो टेक लिमिटेड ने सर लोन लिया, एसबीआई ने टेक लिमिटेड को दिया, टेक लिमिटेड ने जाएगा इक्विटी खरीद लिया सर गिव का, ठीक है ना। अब सर सेट प्रोजेक्ट सब्सिडी इंप्लीमेंटिंग न्यू, ये जो है सर ये प्रोजेक्ट बना रहा है, गिव लिमिटेड प्रोजेक्ट बना रहा है,
50 लाख का सर, ठीक है 50 लाख का सर, ये 30 लाख का लोन लिया था सर, 30 लाख का, ये सर इक्विटी से खरीदा इसने, और गिव लिमिटेड 50 लाख का सर प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, ये बस समझना अपने को लाइन, विच आर नॉट कंप्लीट, द डायरेक्टर ऑफ टेक लिमिटेड रिजॉल्व टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग 4 लाख, बोलता है सर 4 लाख का सर तो लगा है, उसको कैपिटलाइज कर दो। अरे भाई टेक लिमिटेड कैसे कैपिटलाइज करेगा, टेक लिमिटेड के केस में तो उसने क्वालिफाइंग एसेट बनाया ही नहीं है, करेक्ट, क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं सर, इन्वेस्टमेंट है ये तो, इन्वेस्टमेंट है सर, AS13 वाला, AS13 वाला इन्वेस्टमेंट है सर, ये तो क्वालिफाइंग एसेट है नहीं, इसमें तो हो नहीं सकता। और गिव लिमिटेड के लिए, गिव लिमिटेड के लिए सर वो तो क्वालिफाइंग एसेट बना रहा है सर, वो तो ठीक है, बट इसके लिए सोर्स ऑफ फंड क्या है सर, सोर्स ऑफ फंड सर इसके लिए इक्विटी है, तो इक्विटी सर AS16 में कवर होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन तो सिर्फ टेक के लिए पूछा, बट गिव भी नहीं कर पाएगा, और गिव का भी क्वेश्चन पूछता तो गिव के लिए भी सर वो इक्विटी है, इक्विटी में तो सर AS16 लगता नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये सर हमारा हो गया। टेस्ट नॉलेज करते सर अब थोड़ा फटाफट। AS16 सर ऑल आर क्वालिफाइंग एसेट, सब क्वालिफाइंग एसेट है एक्सेप्ट, अब आप सिंपल क्या करो यहाँ पे लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये क्वालिफाइंग एसेट है, इन्वेंट्री दैट सबसे ये तो क्वालिफाइंग एसेट है, तो कौन नहीं है सर, एसेट दो रेडी फॉर सेल, हाँ एसेट्स दो आर रेडी फॉर सेल, तुरंत सेल हो सकते, ये सर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सर, एसेट्स दो की सर रेडी फॉर सेल है, तो तुरंत हम लोग सेल कर सकते हैं, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1C, क्वालिफाइंग एसेट जो रेडी फॉर सेल है सर वो हमारा क्वालिफाइंग एसेट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इसी बेस में सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम क्वालिफाइंग एसेट, एक्सचेंज गेन ट्रिब्यूट क्या बोला मैंने, इंटायर एक्सचेंज गेन क्या होता है सर, हमारा जाता पीएनएल में, पीएनएल में जाता है, करेक्ट, तो हमारा क्वालिफाइंग एसेट लेना देना है ही नहीं एक्सचेंज गेन का, ठीक है, तो इसीलिए सर ये नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर एक्सचेंज लॉस वाइल कंपनी कॉस्ट ऑफ, अगर मेरा एक मिनट, इंटायर एक्सचेंज लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, नहीं इंटायर एक्सचेंज लॉस, लॉस क्या होता है, क्या इंटायर एक्सचेंज लॉस ऐड होता है, नहीं सर, लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस एंड सेविंग्स ये होता है सर। तीसरा क्या है सर, नो एडजस्टमेंट डन फॉर एक्सचेंज लॉस, ये भी गलत है, तो मेरे को तो आंसर डी लग रहा है सर, 2D। पहला वाला क्या है सर, गेन जो होता है ये क्रेडिट टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्रेडिट होता है सर, करेक्ट, लॉस जो है वो बोल रहा है ऐड होने से लोअर होता है सर, लोअर ऑफ ए या बी होता है। सी जो है सर नो एडजस्टमेंट इज डन, ये भी गलत है सर, एडजस्टमेंट तो सर होता तो है, तो डी लग रहा है कि सर डी इज द वन विच शुड बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ये समझ आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया अपने को, ठीक है, डन, ओके। एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं, फिर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें हम एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं बस अभी। सर कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर्स, तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सर, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरोइंग्स, ये निकालते हैं सर। तो क्या लग रहा है कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा, आंसर्स बताओ, ABCD आप लोग क्या लग रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी बताओगे तो क्लास जल्दी कवर होगा, ठीक है, बताओ। फिर कैपिटलाइजेशन रेट में सर क्या होता है सर, जब हम कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं तो हम किस चीज को कवर करते हैं, किस चीज को कंसीडर करते हैं, ए, एक जन बोल रहा है ए करेक्ट, हम बस जनरल बोरिंग करते हैं, बिकॉज स्पेशल बोरिंग में तो हमें पता ही होता है, स्पेसिफिक बोरिंग तो करते ही नहीं है, करेक्ट, सिर्फ जनरल बोरिंग करते हैं, करेक्ट सर। दूसरा क्या है सर, इफ द अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS16 इज 12,000, ये तो हमने कर लिया सर, हमने कवर कर लिया सर स्टडी मैट में ऑलरेडी सर, 5,000 का आंसर था। सेकंड सर क्या है, 5 नंबर सर, एक्स लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच विल बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, ठीक है सर, AS16 लगेगा। द की डेट्स आर एज फॉलोज, 15 मई को क्या हो गया सर, लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड, सर बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गया। 2 जून को सर टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस, प्लानिंग कंप्लीट स्टार्ट हुआ है, ठीक है सर। 19 जून को सर एक्सपेंडिचर स्टार्टेड, खर्चा शुरू हो गया सर, खर्चा शुरू हो गया। और 18 जुलाई को सर कंस्ट्रक्शन का वर्क भी शुरू हुआ सर। अब बताओ, अब बताओ सर इसमें क्या क्या डेट होगा सर,
इसमें सर टेक्निकल साइड प्लानिंग आ गया सर। सर ये एक्टिवली वर्क होना शुरू हो गया सर, यहाँ पर टेक्निकल साइड की प्लानिंग करना काम शुरू हो गया सर ऑन क्वालिफाइंग एसेट, करेक्ट। तो सर 19 जून में सर खर्चा बोरिंग का तो हुआ था 19 जून को होगा, करेक्ट। 19 बी ऑप्शन लग रहा है ना, बी ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो डन सर। अब सर ये जो क्वेश्चन है मे बी हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। अभी सर बस हम क्वेश्चंस आप देखोगे तो सर मोस्टली क्वेश्चंस क्या है सर, ट्रीटमेंट बाय एन इंटरेस्ट। सर क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है नहीं है वो निकालना है, ठीक है, सिंपल सा है सर। जो भी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा बनने में वो सर क्वालिफाइंग एसेट है, वरना क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सर। रेनबो लिमिटेड बोरो अमाउंट ऑफ सर वेट, इसमें हमें करना सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हुई है और इनकम की बात हुई है सर। तो इसमें सर कंसेप्ट यही है सर कि जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल है इनटू इफेक्टिव रेट जो है वो कैपिटलाइज होगा, और स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में ही सर इनकम को रिड्यूस करेंगे, बाकी केस में इनकम रिड्यूस नहीं होता है। ये दो कॉन्सेप्ट के साथ सर ये वाला चीज को सॉल्व करेंगे। दूसरा सर, एक ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रही है, 4 फेज में होगी, एक्सपेक्टेड फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर, बट फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द बिल्डिंग विल बी स्टार्टेड एज सून एज द कंप्लीट। इसका मतलब क्या है सर कि फेज 1 और फेज 2 आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो इन लोग को क्या कर सकते हैं आप अलग से स्टॉप कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन इनका अलग से, क्योंकि इंडिपेंडेंट अलग अलग कैपिटलाइज ट्रीट करेंगे। और फेज 3 और फेज 4 जो है ये सर साथ में है, तो साथ में होगा तो सर इनका जब तक पूरा फेज कंप्लीट नहीं होता सर तब तक हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस उस एंगल से सर हम करेंगे कि मिड ऑफ द ईयर, मिड में सब मतलब सर वही है कि 6 मंथ्स का हम करेंगे खर्चा कैपिटलाइज, 6 मंथ्स में सर ऑपरेशनल हो गया फेज 1 और फेज 2, समझ आया, ठीक है सर। फिर एक्सपर्ट लिमिटेड ने सर इश्यूड के डिबेंचर, बता आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके आना ये सब, ठीक है, हम बाद में कवर करेंगे इसको। एक्सपर्ट लिमिटेड इश्यूड 12% डिबेंचर ऑन 100 मनी रेज फंड डिबेंचर यूटिलाइज्ड एज अंडर। ये देखो ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं 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 है। तो जो भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है सर उन सब में कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। और मल्टीपल चीज सब दिया हुआ है, आप उन सब चीज के हिसाब से इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग स्टार्ट हो क्वालिफाइंग सर लिख दिया सर। लैंड एंड बिल्डिंग रिगार्ड एज सेपरेट एसेट नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। तो लैंड जो है वो अलग है, बिल्डिंग अलग है, हमने ए स्टैंड में पढ़ रखा है कि लैंड बिल्डिंग दोनों को अलग ट्रीटमेंट होता है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग द कंपनी रेज स्पेसिफिक बोरिंग, अगेन तो स्पेसिफिक बोरिंग का बात आ गया 12% के रेट पे, इंटरेस्ट इनकम की बात आ गई, और सर ये जेनरिक रेट की बात आ गई सर, ये हमने ऑलरेडी किया था। ये सेम टू सेम एज पर सेम एज क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आई गेस 2 ही था ना, तो हमने ऊपर किया था सेम टू सेम क्वेश्चन है सर, उसके सब बेसिस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर एडिशनल सर डेप्रिशिएशन भी निकालने बोला है, तो बहुत अच्छी चीज है कि AS10 के हिसाब से भी सर आप करोगे। तो आप कॉस्ट निकालना सर, यहाँ पर कॉस्ट कितना होगा सर, वो होगा एक्चुअल प्लस बोरोइंग कॉस्ट निकालोगे। इसमें सर जनरल एंट्री पास करोगे, एंट्री पास करके पूरा पूरा कॉस्ट को सर हमें एसेट पे कैपिटलाइज करना है, बोरोइंग कॉस्ट हो एक्चुअल कॉस्ट हो। AS10 का सर डिप्रेजेंट करेंगे सर, रेसिडुअल वैल्यू निकालेंगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, देखो 20 साल की लाइफ दी हुई है तो सर 20 साल की लाइफ डिवाइड कर लोगे, कैरिंग वैल्यू क्या होगा आपका, कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन आपका कैरिंग अमाउंट होगा, ठीक है सर, डन, सही है सर। हो गया हमारा AS16 का प्रॉपर रिवीजन प्रॉपरली, एंड ये नोट सर हम अपलोड कर देते हैं, सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे आपके अभी के अभी, एंड आप लोग इसको देख सकते हो। डन है सर। SM आया कि नहीं सर, समझ आया और मजा आया कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेयर 2 के अंदर जा रहा है सर, ठीक है, डन सर, SM डन, पैसा वसूल सर आज का, समझ आया मजा आया सर, डन सर डन, चलो ठीक है फिर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर रिवीजन, ठीक है, तब तक के लिए